Hello everybody, hi, I'm Rupali Sharma और today I'm here with a new lecture on e-governance। तो सभी को मेरा राम राम, हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने कल लेक्चर लिया था ई कॉमर्स पे, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया और लाइक भी किया। थैंक यू सो मच फॉर सच अ लव। और आज मैं एक नए लेक्चर के साथ आई हूँ जिसका नाम है ई गवर्नेंस। ठीक है, तो जिनको भी लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इनफैक्ट अभी ही कर दो, अभी ठीक रहेगा। ठीक है, तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको बेल आइकन को प्रेस भी कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि हमको प्रीलिम से पहले ये हमारी यूनिट 9 जो कि हमारी ICT है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसको कंप्लीट करना है। और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं वो मैं श्योरली कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी टाइमली। ठीक है, अगर कोई डाउट हो या कोई आपको क्वेरी हो तो आप मैंने आपको कल भी बताया था कि आप हमें मेल कर सकते हैं, जो कि है studydive@gmail.com। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जो कि है हमारा नॉलेज आर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। ठीक है, तो हमारे चैनल का नाम क्या क्या है, स्टडी साथ साथ। ठीक है, सो हियर आई गो। तो पहले तो हम डिकोड करेंगे कि हमारे इस ई गवर्नेंस का मतलब होता क्या है। ठीक है, ई गवर्नेंस का मतलब ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक को नहीं बताऊंगी कि इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, क्योंकि ये सबको पता होगा। ठीक है, एंड गवर्नेंस मीन्स टू गवर्न। ठीक है, किसको गवर्न करना है हमको, हमारी गवर्नमेंट को गवर्न करना है। तो यहाँ पर हम अपनी गवर्नमेंट का जब इलेक्ट्रॉनिक तरीके से गवर्नेंस देखते हैं तो उसको कहते हैं हम ई गवर्नमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं ई गवर्नेंस। तो अगर हम बेसिक, इसमें क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है किस चीज़ का, शासन का। ठीक है, अगर हम हिंदी में टर्म यूज़ कर रहे हैं गवर्नेंस के लिए, तो गवर्नेंस का मतलब होता है शासन का संचालन, मतलब टू गवर्न द सिस्टम। ठीक है, और इसकी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ चैनल विच कैरी आउट द फंक्शन ऑफ गवर्नेंस थ्रू द यूटिलाइजेशन ऑफ ICT। ICT की हेल्प से हम अपनी गवर्नमेंट की जितने भी फंक्शंस हैं उनको कैरी आउट करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। ICT के इसको जो हमारा ई गवर्नेंस होता है उसको हम स्मार्ट गवर्नेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मार्ट गवर्नेंस। भाई ये स्मार्ट गवर्नेंस क्या होता है, तो आई डिकोड दिस स्मार्ट गवर्नेंस। S फॉर सिंपल, M फॉर मोरल, A फॉर अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब, यार मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, बट जितना मुझे याद है शायद जवाबदेही होता है, जो मतलब आप मतलब जो जवाब देने योग्य होता है उसको कहते हैं। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा। R फॉर होता है रिस्पॉन्सिव और T फॉर होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जिसमें। ठीक है, तो हमारा जो ई गवर्नेंस होता है वो बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है। पहले के टाइम में क्या होता था कि भाई हर चीज़ के लिए ना लंबी लंबी लाइनें, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम MPPSC की फॉर्म की बात करें, ठीक है, अभी आपको कोई फॉर्म भरना है, कुछ करना है, तो आपको क्या करना पड़ता था, पहले जाते थे हम, तो पहले पोर्टल MP ऑनलाइन जाते थे, फिर वहाँ से उसकी हार्ड कॉपी निकलवाते थे, फिर उसमें अपना फ़ोटो स्टिक करते थे, उसको टेस्ट कराते थे, उसमें डॉक्यूमेंट को लगाते थे और उसको पूरा फिल करके भेजते थे। और बाई चांस कोई गलती हो जाए तो हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता था। फिर पोस्ट ऑफिस में जाके हमने उसको भेजा, तो वो जो फॉर्म जो अब 10 मिनट में चला जाता है या 10 मिनट में डिपॉजिट हो जाता है, उसको कितना टाइम लगता था, अराउंड 10 दिन लग जाते थे, है ना। और अभी हमारे लिए कितना इजी हो गया है कि हम MP ऑनलाइन पे जाते हैं, या अब तो MP ऑनलाइन पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए वेबसाइट्स इतनी ईजी हो गई हैं, ईजी गोइंग हो गई हैं कि हम अपने आराम से लैपटॉप पे उनको ओपन करते हैं, अपना फॉर्म को फिल करते हैं, अपनी डिटेल्स फिल करते हैं और हमारा फॉर्म 10 मिनट के अंदर फिल हो जाता है। ठीक है, तो जो चीज़ें हो गई हैं वो काफ़ी हमारे लिए स्मार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट भी हो चुकी हैं। हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है
कि सर ये कौन सी स्कीम है, इससे हमको क्या फ़ायदे हैं, इससे हमको क्या नुकसान है, ये कब आई थी, कब नहीं आई थी, इसमें इससे कौन रिलेटेड है, इसमें कौन इन्वॉल्व है, इसके बारे में हमें किसी से नहीं पूछना। हमको सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है और हमारे सामने सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर ओपन अप होके आ जाएंगी। हम उनको पढ़ें, समझें, उसके बाद ही उन पर अपना व्यू दे सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ स्मार्ट गवर्नेंस। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो ई गवर्नेंस जनरली क्या है, ये इंटरैक्शन है। किसके बीच का इंटरैक्शन है? गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का, एक गवर्नमेंट का दूसरे गवर्नमेंट के बीच का, ठीक है, गवर्नमेंट का और बिजनेस का बीच का, लाइक जो बिजनेसमैन होते हैं उनके बीच का भी तो हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये इंटरैक्शन है जनरली, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, सिटीजन्स के साथ इंटरेक्ट करती है, बिजनेस में इंटरेक्ट करती है और एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्ट करती है। और इसके वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो हमारे लिए अवेलेबल हैं, मतलब जिनसे भी रिलेटेड है उनके लिए अवेलेबल हैं और उनसे काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। ठीक है, इसमें जो इंटरैक्शन टर्म यूज़ किया है वो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर हम जितने भी गवर्नमेंट के प्रोडक्ट होंगे, गवर्नमेंट की सर्विसेज होंगी, उनकी डिलीवरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनकी डिलीवरी कर रहे हैं। इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन होती है उसका एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी इंफॉर्मेशन को हम तक पहुंचा रही है, हमारे साथ एक्सचेंज कर रही है, हमारे साथ कम्युनिकेशन बिल्डअप कर रही है, हमारे साथ ट्रांजैक्शंस कर रही है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट, ये ई गवर्नेंस एक कह सकते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे हम सबको ही फ़ायदा हो रहा है ना। हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हो चुकी है बिकॉज ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब बात ये आती है कि भाई जब ई गवर्नेंस इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और इतने ज़्यादा इसके अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अब ये भाई आया कहाँ से? ऐसा तो है नहीं किसी के मन में किसी दिन विचार आया हो कि भाई ई गवर्नेंस कर लेता है ना। जैसे हमारा कभी कभी मन होता है ना कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, चलो जाके चाट खा के आते हैं। जैसे आज हमारे यहाँ मौसम बहुत अच्छा होता है, एकदम अच्छा सा सुंदर सा मौसम होता है, सुकून वाला मौसम हो रहा है। तो आई होप आप लोग क्या भी हो रहा होगा, शायद, मैं भी पता नहीं मुझे। अगर हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा हो तो कोई बात नहीं, 1-2 दिन में हो जाएगा वहाँ भी। ठीक है, तो ई गवर्नेंस में क्या होता है जनरली, ये अगर हम ओरिजिनली इसकी बात करें तो ये आपका ओरिजिन इसका है, वो है आपका यूएस से। ठीक है, सबसे पहली बार ये कहाँ आया था? ये सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ये यूरोपियन कंट्रीज़ में, या हम कह सकते हैं यूएस में। ठीक है, ये आया था आपका 1969 में। ठीक है, यूएस में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में। ठीक है, और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये आया 1970 में। ठीक है, 1970 में जब आया तब इसने मेनली फोकस किस पे किया? इन गवर्नमेंट एप्लीकेशंस में किया, जिसमें इसने फॉलोइंग एरियाज़ को कवर किया, जैसे कि डिफेंस था, इसने इकोनॉमिक मॉनिटरिंग में काफ़ी ज़्यादा अपना रोल प्ले किया। ठीक है, प्लानिंग और डिप्लॉयमेंट किया आईसीटी का, जिससे कि वो मैनेज कर पाएँ बहुत सारे इंटेंसिव फंक्शंस जो आपके रिलेटेड हो सकते हैं इलेक्शन से, सेंसस से, टैक्स से, आपका एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो काफ़ी कुछ इसने मैनेज करने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ कि 1970 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का। किसका करा गया? और ये सबसे पहला मेजर स्टेप था ई गवर्नेंस के लिए इंडिया के अंदर, जिसने हमारी इंफॉर्मेशन को और हमारे कम्युनिकेशन पे दोनों पे फोकस किया। तो 1970 में क्या इंट्रोड्यूस हुआ? सबसे पहले हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का। ठीक है, उसके बाद 1976 में एनआईसी का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ? एनआईसी का। एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसने कंट्रोल किया हमारे ई गवर्नेंस को। कहाँ पे कंट्रोल किया? 3 जगह कर, स्टेट में, सेंट्रल में और हमारी यूटीज़ में।
ठीक है, मतलब ओवरऑल जितना भी इससे रिलेटेड मैटर था, ई गवर्नेंस से रिलेटेड मैटर था, तो इसने ई गवर्नेंस को पूरा ओवरऑल इसका कंट्रोल किया है और इसको जितना भी इस पे काम हुआ है उन सबको देखा है। उसके बाद जो NIC है वो देखिए यहाँ पे 1976 और 77 दोनों के बीच की बात होती है, क्योंकि ये शायद आई थिंक जो एंड ऑफ द ईयर्स होते हैं वहाँ उस टाइम पे आया था, तो ये परफेक्टली जो माना जाता है वो माना जाता है कि 1977 में और 1976 में दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, अब आपका जो इसमें लॉन्चिंग हुई थी, इसने जब आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो आपका इस्टेब्लिश हुआ तो इसने लॉन्च किया डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। किसका किया लॉन्च? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, और इस प्रोग्राम ने क्या किया, इस प्रोग्राम ने जितने भी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस थे पूरे कंट्री के उनको कंप्यूटराइज कर दिया, मतलब उसने कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद आता है आपका 1988 में आपका आया NASSCOM। ठीक है, ये आया आपका NASSCOM। ये क्या है? ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है ये? आपकी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आया, ठीक है, और 1999 में, ठीक है, जो मेन थ्रस्ट था, जो इसका मेन थ्रस्ट था कि किसके थ्रू आपका ई गवर्नेंस वर्क करेगा और किसने आपकी जो ई गवर्नेंस की लॉन्चिंग प्रोवाइड करी थी, मतलब वॉज प्रोवाइडेड बाय द लॉन्चिंग ऑफ निकनेट। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने आपकी ई गवर्नेंस की लॉन्चिंग जो हुई थी, मतलब ई गवर्नेंस ने लॉन्च किया था आपके निकनेट को। कब किया था? 1987 में। अब ये निकनेट है क्या? ये एक नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क है। क्या है ये आपका? ये आपका एक नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, जो आपके पूरे ओवरऑल ई गवर्नेंस को लुक आफ्टर करेगा और काफ़ी अच्छा रोल प्ले भी करेगा। इसमें एक कह सकते हैं कि मेजर रोल प्ले करेगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो इसमें सिर्फ 2-3 बेसिक चीज़ें हमको याद रखनी है, और वो क्या है कि पहला तो कि ये कब आया, तो ये आया आपका 1970 में आया। इनिशियली इसने किस पे फोकस किया? इनिशियली इसने इन हाउस गवर्नमेंट एप्लीकेशन पे फोकस किया, जिनके एरियाज़ अगर आपसे पूछे जाते तो एरिया कौन से होंगे? डिफेंस, इकोनॉमिक मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ICT। किस लिए? ताकि अच्छे से इलेक्शन, सेंसस और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को किया जा सके। तो बेसिक 2 पॉइंट याद रख लो कि 1970 में आया। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि हुआ 1970 में, जो कि एक सबसे मेजर स्टेप था ई गवर्नेंस के लिए इंडिया के अंदर। उसके बाद 1977 या 1976 से 1977 के बीच में NIC का फॉर्मेशन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, जो कि है आपका नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो आपका, और यही सेंटर NIC ही आपका स्टेट, सेंटर और यूनियन तीनों पे जो हमारा ई गवर्नेंस है उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, जो मेन थ्रस्ट था ई गवर्नेंस के लिए वो प्रोवाइड हुआ किससे? जब निकनेट की लॉन्चिंग हुई, और लॉन्चिंग कब हुई? 1987 में। और निकनेट क्या है? निकनेट आपका एक नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं हो तो मुझसे दोबारा पूछ लेना, और अगर क्लियर हो गया हो तो वेरी गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। भाई इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? मतलब क्यों आया ये? आखिर क्या चाहता है ये हमारे लिए? और चीज़ें ख़तरनाक करना चाहता है ये इसने हमारे लिए एक MPPS में एक और टॉपिक को एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। पहले क्या कम सिलेबस था MPPS का, जो अब ये और आ चुका है और हमारे लिए एक बर्डन हो चुका है। ठीक है, बड़ा तो है, बट इसने हमारी नॉलेज को जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड कर दिया है। हम थोड़ा सा वाइडर उस पर लेवल पे जाके इसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला तो
एक इन्फॉर्म्ड सोसाइटी। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट आपकी चाहे जो मर्ज़ी करती रहे और हमको कुछ पता ही नहीं चलेगा, या ऐसा होगा कि भाई जो पढ़े लिखे हैं या जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं या जिनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं किसी मिनिस्टर के साथ, तो वही जितनी भी पॉलिसीज़ आएंगी या जितनी भी कोई भी अच्छी चीज़ आएगी तो उनका फ़ायदा सिर्फ उनको ही रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बेटर सर्विस डिलीवरी दी जाएगी किसको? सारे सिटीजन्स को। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेटिव सोसाइटी हो जाएगी, मतलब सोसाइटी के सभी लोगों को अच्छी सी इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, अपने स्कूल टाइम में भी देखा होगा ना, जो भी अनाउंसमेंट्स होते थे वो प्रिंसिपल सर सुबह मॉर्निंग में ही कर जाया करते थे कि ऐसा ऐसा होगा। ऐसा तो नहीं था ना कि प्रिंसिपल जाके भाई एक एक का बच्चे के कान में जाके कुछ कुछ जाके बोल के आएंगे, ऐसा नहीं होता था। तो कोई भी टीचर हो, कोई भी आपका प्रिंसिपल हो, तो उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो जो भी अनाउंसमेंट करे या जो भी चीज़ें लाएँ वो सबके लिए लेकर आएँ, सब लोग उससे अवेयर हों, फिर पार्टिसिपेट करना वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो लाइकवाइज यहाँ पर भी है कि गवर्नमेंट ने चीज़ें हमारे लिए एकदम ट्रांसपेरेंट कर दी हैं। हम जाएं, उनको समझें, उनको देखें, उनमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और फिर अगर हमको बेनिफिशियल लग रही है तो हम उनका पूरा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू इंक्रीज़ गवर्नमेंट एंड सिटीजन इंटरेक्शन, ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों के बीच में अच्छा इंटरेक्शन बनता है इससे। और ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को, जैसे मन की बात पीएम मोदी हमारे करते हैं ना, मन की बात वाला, जिसमें हम अपने व्यूज़ रखते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे लिए ई गवर्नेंस काफ़ी अच्छा साबित हुआ है। टू एनकरेज सिटीजन पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली बात है काफ़ी सारे ऐसे पोल्स किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू जहाँ पर हम अपनी राय रख सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपनी दिक्कत बताते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हम सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो ई गवर्नेंस इसीलिए तो आया है ताकि हम भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये मतलब वो गांधी जी के 3 मंदिर थे ना, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो, तो ऐसा अब कोई सिस्टम नहीं रहने वाला है। अब आप हाँ, पर इसमें बुरा नहीं बोलना है हमको ये करना है कि थोड़ा सा हम इसका जो एस्पेक्ट है वो चेंज कर देते हैं कि सब कुछ देखो, सब कुछ बोलो और सब कुछ सुनो, और उसके बाद ही अपना डिसाइड करो कि आपको क्या करना है और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब ये मूर्खों की तरह और भाई पढ़े लिखे गंवारों की तरह बैठ कर कि भाई अब पता नहीं, अभी कोई बता देगा तो हम कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप इतने अच्छे हैं, हम सब 12वीं पास हैं, हम सब ग्रेजुएट हो चुके हैं। ऑब्वियस बात है, जब हम पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वी ऑल आर ग्रेजुएट, सब कुछ तो मास्टर्स भी होंगे, कुछ जॉब भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना है कि आप थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करिए। ये फालतू व्हाट्सएप पे चिट्ठी आने की बजाय या इंस्टाग्राम में फ़ोटोज़ पोस्ट करने की बजाय हम इन पॉलिसीज़ को और इनकी वेबसाइट्स पे जाकर, मतलब जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं उन पे जाकर इन सारी पॉलिसीज़ को अच्छे से लुक आफ्टर कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड अगर हमें कहीं भी कोई भी बेनिफिट समझ में आ रहा है तो उसका हम ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इन वेबसाइट्स को विज़िट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ डू दैट, जिससे कि ई गवर्नेंस का थोड़ा सा और यूटिलाइजेशन हो। टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, ऑब्वियस सी बात है अगर गवर्नमेंट कुछ करेगी तो हम सब उनके कान तो जाके पकड़ेंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट हमारे कान पकड़ती है, हम कुछ गलत करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हमने ही उनको बनाया है, उन्होंने हमको नहीं बनाया। रिमेंबर कि हम गवर्नमेंट बनाते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हम किसकी बात सुनेंगे या हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी, है ना। अब ये लोग कहते हैं अरे ये अकेले के करने से क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब ऐसे सोचने लगेंगे अकेले के करने से बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो जब हम चीज़ें देखेंगे समझेंगे तभी तो हम किसी को आंसरेबल रहेंगे ना, या तभी तो हम किसी की गलती पकड़ पाएंगे, राइट। टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस, ऑब्वियसली बात है बहुत सारा खर्चा बच जाता है। आपका ही कितना बच जाता है, अगर आप फॉर्म को लेंगे तो पहले ऑनलाइन वाले को आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे आप हार्ड कॉपी लेके आएंगे, फिर उसमें वेरियस तरीके के आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी कराएंगे, नया फ़ोटो निकलवाएंगे,
ठीक है। फिर वो तो उसका चार्ज आपको अलग मेंटेन करना पड़ेगा। फिर किसी अटेस्टेड ऑफिसर के गेस्टेड ऑफिसर को देखना पड़ेगा जिससे कि वो आपके फॉर्म को अटेस्ट कर दे, और उसके बाद फिर आपको फाइनली जाकर उसको पोस्ट करना पड़ेगा। तो इस बीच में आपका काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो कुछ और एमपी ऑनलाइन पे जब हम जाते हैं तो कुछ नहीं होता है, या अगर हम खुद से भी भरते हैं एमपी ऑनलाइन पे जाएंगे तो हमको एक्स्ट्रा 50 to 70 रुपीज़ चार्ज लगता है, ठीक है। और अगर हम खुद से उसको भर लेते हैं, अगर हम जिनके पास ईज़ी अवेलेबिलिटी रहती है इंटरनेट की और लैपटॉप की, तो वो अपने आप से भी भर लेते हैं। मोस्टली आजकल तो 70% लोग फॉर्म्स अपने आप ही फिल करते हैं, है ना। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग अपने आप ही फॉर्म्स फिल करते होंगे, और जो नहीं करते तो प्लीज़ फिल करना सीख लीजिए, जिससे कि आपकी वो 70 रुपीज़ है वो भी यूटिलाइज़ हो जाएंगे, और उसका आप आराम से मैकडॉनल्ड्स में जाके बर्गर खा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का ही कॉस्ट रिडक्शन करता है, गवर्नमेंट का भी और आपका किसका, गवर्नमेंट का भी कॉस्ट का रिडक्शन करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेपर आपका बच जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हो जाती है वो पेपरलेस, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेपरलेस जो भी चीज़ होती है उसको प्रमोट करते हैं। टू रिड्यूस द रिएक्शन टाइम ऑफ द गवर्नमेंट, ऑब्वियस ये बात है ना, कि गवर्नमेंट का जो रिएक्शन टाइम है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। वो तो हम भी तुरंत रिएक्ट करते हैं और वो भी तुरंत रिएक्ट करते हैं, और तो चीज़ें बहुत जल्दी क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं, और हमें पता चल जाता है कि जैसे अभी कुछ लोग होंगे जिनको जो मतलब लेक्चर शुरू भी नहीं होता फिर भी डिसलाइक कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बीच में लेक्चर को लाइक कर देते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो 2-3 दिन सोचेंगे, सोचने के बाद कि भाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लग रहा है तो वो लेक्चर को लाइक तो करेंगे नहीं, ईगो हर्ट हो जाता है उनको, कैसे लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, तो लेक्चर को लाइक तो वो नहीं करेंगे भाई, ये तो मैडम बिल्कुल क्लियर बात है, हम तो नहीं लाइक करेंगे। तो भाई प्लीज़ इसको लाइक कर देना जिसको भी पसंद आए, ठीक है। तो ये रिएक्शन को भी मेंटेन करता है। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए होंगे। तो बेसिक क्या है कि सोसाइटी जो है वो इन्फॉर्मेटिव हो जाती है, अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट के और सिटीजन्स के बीच में, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहती हैं, हम अपने व्यूज़ रख सकते हैं और उनके व्यूज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। नाउ मूव फर्दर। ओके, सो अगर हम बेसिक तौर पे बात करें कि ई गवर्नमेंट जो है वो हमारी किस किस एस्पेक्ट में काम करती है, या क्या क्या चीज़ें उसके अंडर इंक्लूडेड रहती हैं, तो भाई A to Z सारी चीज़ें ई गवर्नेंस के अंदर इंक्लूडेड रहती हैं। हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रैक एंड ट्रैक सिस्टम, आइडेंटिफिकेशन, सोशल सर्विस, एकेडमिक सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, क्लियरेंस, एम्प्लॉयमेंट, मतलब बतेरी चीज़ें होती हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें कोई बचता होगा, बस जोमेटो की डिलीवरी नहीं बचती है, आपको फ्री खाना अवेलेबल नहीं कराते हैं वो, बाकी उन्होंने सारी चीज़ें इस पर अवेलेबल करवाई हुई हैं, और सारी चीज़ें मतलब कितना टैक्स कलेक्ट हुआ, कैसे हुआ, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिस में किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको क्लियर है, आपको जस्ट वन गो में सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आराम से आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसलिए जो आपकी गवर्नमेंट है वो आपका ये वाली जो सर्विसेज हैं वो आपकी पूरी तरीके से हर तरीके को कवर करती है। ई गवर्नेंस के अंदर सारे एरियाज आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट कॉनोटेशंस ऑफ ई गवर्नेंस। ओहो मैम, ये कॉनोटेशन का मतलब क्या होता है? तो भाई कॉनोटेशन का मतलब होता है ब्रांचेस। क्या मतलब होता है इसका? ब्रांचेस, ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रांचेस। तो हमारी जो ई गवर्नेंस है उसकी डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी है? हमारी ई गवर्नेंस की डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? तो इसकी ब्रांच है ई एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम आईसीटी का यूज़ करके क्या करते हैं, जितने भी आपके मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, रिकॉर्ड्स का कंप्यूटराइजेशन, लैंड रिकॉर्ड्स, मतलब सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी ई हो जाती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो जाती हैं, जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपलोड हो जाती हैं और आईसीटी की हेल्प से हम उनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ई सर्विसेज में क्या होता है, ये थोड़ा सा सिटीजन से क्लोजर होती है कि जितनी भी सर्विसेज हमको दी जाती हैं वो हम इलेक्ट्रॉनिकली देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन सर्विसेज, डिफरेंट काइंड की ऑनलाइन सर्विसेज दी जाती है, जिसका एमपी ऑनलाइन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। ई एडमिनिस्ट्रेशन और ई सर्विसेज दोनों मिलाकर ही ई गवर्नमेंट बनाते हैं। ये दोनों बहुत बड़ी ब्रांचेस हैं जो मिलकर ही क्या बनाती हैं, ई गवर्नमेंट बनाती हैं,
ठीक है। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में क्या, तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपकी कि इसमें आपकी कि गवर्नमेंट के पास ये एबिलिटी होती है कि वो आईटी का यूज़ करके, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, गवर्नमेंट की जो एबिलिटीज़ होती हैं कि सोसाइटी को उनसे क्या चाहिए उसको वो कई हद तक इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, कौन सी पॉलिसी आ रही है उसकी पब्लिशिंग करना, लोगों को उसके बारे में बताना। ठीक है, और तो इसको ये कवर करते हैं। प्लस जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं, ऑनलाइन सर्विसेज का जो प्रोविज़न होता है उसको इन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है, उसके बाद कि किस तरीके से गवर्नमेंट है उसका बहुत अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है, और जब गवर्नमेंट का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका भी डेवलपमेंट होगा। तो गवर्नमेंट का प्लस सिटीजन का, दोनों का गवर्नमेंट के लिए हमारा ई गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबल रहता है। थर्ड इज़ योर ई डेमोक्रेसी। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि हम चीज़ें इसमें ट्रांसपेरेंट रखेंगे। अगर कोई भी गलती होती है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होगी, वो अकाउंटेबल हो जाएगी कि उसको उस चीज़ के लिए जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, और डिपेंड करता है कि उसमें लोगों का किस तरीके का पार्टिसिपेशन होगा, उसमें लोग इंटरेस्टेड भी हैं या नहीं हैं। ठीक है, जैसे अभी जो किसान बिल आया था तो उसमें आपने देखा कि कितना ज़्यादा कियोस हुआ था उसमें। क्यों हुआ था? क्योंकि चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट हो गई थी, है ना। किसान बिल लोगों को, ऑल दो कि वो ज़्यादा अच्छे से ट्रांसपेरेंट नहीं थी, है ना, चीज़ें ट्रांसपेरेंट तो थी गवर्नमेंट की साइड से, दे मेड एवरीथिंग क्लियर, बट जो दूसरा साइड था उन्होंने तुरंत रिएक्ट किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फार्मर्स जो चीज़ें हैं वो अभी तक क्रिस्टल क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये तुरंत फीडबैक आया। ठीक है, इसके बाद है कि कौन सी पॉलिसी कब आएगी, कब बंद होगी, कब इंट्रोड्यूस होगी, उसके बारे में भी हमको पता चलता था। प्लस अगर हमको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम अपनी शिकायतें भी दर्ज करवा सकते हैं, है ना। हमारे पास काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम अपनी जितनी भी शिकायत होती है और उसको जाके रजिस्टर कराते हैं। अगर उसका निराकरण नहीं होता है, मतलब अगर उसका कोई सल्यूशन नहीं निकल के आता है, तो उसके लिए भी हम उनको दोबारा फ़ोन लगा के परेशान कर सकते हैं। और जब जैसे आपका सीएम हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, तो वहाँ पर भी हम कॉल करके, काफ़ी ज़्यादा ये लोग भरे रहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम शिकायत करते हैं और तो गवर्नमेंट भी क्या होती है, एक्टिव हो जाती है कि लोगों को इस तरीके की परेशानी हो रही है, और उसके लिए वो जो उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड ऑफिसर्स होते हैं, उनको जाके बोलते हैं कि भाई लोगों की शिकायतों को दूर करो। ठीक है, तो ई एडमिनिस्ट्रेशन, ई सर्विसेज एंड ई डेमोक्रेसी, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर एक सक्सेसफुल, एक बहुत ही अच्छा बिल्डिंग बनाती है, जिसको हम कहते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, ये तीनों सर्विसेज आपस में मिलकर ई गवर्नेंस को बिल्डअप करती हैं और हमारे को और गवर्नमेंट को दोनों को हेल्प करती हैं। ठीक है, अब आता है टाइप ऑफ ई गवर्नेंस। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसमें हम सिर्फ टाइप ऑफ ई गवर्नेंस देखेंगे, जो इनिशिएटिव्स होंगे वो हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। ठीक है, तो जो आपका ई गवर्नमेंट है उसके बेसिकली 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं, G2G एंड G2C, जिसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट टू सिटीजन, इसकी बात करेंगे गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। ठीक है, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, ये आपके किसके अंडर आ जाते हैं? G2C के अंदर आ जाते हैं। भाई मैम समझ नहीं आया, मतलब क्या, इसका मैं क्या मतलब निकालूँ? तो ये क्या होता है, ये इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का, मतलब गवर्नमेंट और हमारे बीच का। ठीक है, इसमें आपका जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाते हैं, जैसे भूमि प्रोजेक्ट है एक कर्नाटका का, जिसमें लैंड रिकॉर्ड्स की ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है। उमंग एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। उसके अलावा ज्ञानदूत, ये हमारे धार डिस्ट्रिक्ट एक प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वील डिस्कस दीज प्रोजेक्ट्स लेटर ऑन। ठीक है, हम बाद में इन प्रोजेक्ट्स की बात भी करेंगे। तो इसमें जनरली क्या होता है, इंटरेक्शन होता है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच का। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर G2G।
G2G में क्या होता है कि इसमें एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करती है और इंटरेक्ट करती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, जैसे कि प्रगति हो गया, आपका कर्नाटका में एक प्रोजेक्ट आया था, खजाने प्रोजेक्ट आया था। ठीक है, एक आंध्र प्रदेश का प्रोजेक्ट भी था, स्मार्ट गवर्नमेंट। तो ये क्यों, मतलब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या होता है कि जैसे आपकी फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग, उसका वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंट्री और पेपर वर्क जो होता है आपका, ठीक है, और इसके अलावा ई पुलिस, ई कोर्ट, ई डिस्ट्रिक्ट, ई सेक्रेटरीट, तो ये सब इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं जहाँ पे एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है। थर्ड इज़ योर G2B। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो एरिया है इसने सबसे ज़्यादा स्कोप लिया है, ये एक बून साबित हुआ है। ठीक है, हमारे ई गवर्नेंस के सारे जितने भी टाइप्स हैं उसमें इस वाले में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। वर्ल्ड वाइड हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ई गवर्नेंस के थ्रू। ठीक है, इसमें ई टैक्सेशन हो गया, लाइसेंस मिलना हो गया गवर्नमेंट से, ठीक है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो गए, तो काफ़ी अच्छा है। इसमें एक ई विज़ भी आता है। ठीक है, ई विज़ हो गया जिसमें आपका क्या होता है कि ई विज़, अच्छा कोई मुझे बता सकता है ई विज़ प्रोजेक्ट क्या है? चलो बताओ जल्दी, ई विज़ प्रोजेक्ट क्या है, क्या होता है ई विज़ में? देखो ये क्या होता है, ये एक ऑनलाइन सिंगल विंडो गेटवे है। मतलब एक ऐसा है जहाँ पे जो लोग भी बिज़नेस करना चाहते हैं, ठीक है, जो लोग भी बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं कहीं भी इंडिया में, तो गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट मतलब उसमें इंटरेस्ट शो करेगी, इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे उनको। ठीक है, एक अच्छी एक ऑनलाइन विंडो है जहाँ पे छोटे छोटे जो लोग हैं जो अपना बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहते हैं वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपका जो इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको बहुत अच्छा मतलब मिल जाता है कि उसमें काफ़ी जो गवर्नमेंट होती है, इसमें मिशन मोड प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं। क्या आ जाता है? मिशन मोड प्रोजेक्ट्स। ओह मैम, व्हाट इज़ दिस मिशन मोड प्रोजेक्ट्स? देखो, गवर्नमेंट दो तरीके के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, एक तो होता है नॉर्मल और एक होता है MMP, मीन्स मिशन मोड प्रोजेक्ट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको बहुत ही सीरियस तरीके से किया जाता है। गवर्नमेंट बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इसमें कि ये प्रोजेक्ट्स हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और उसको फुलफिल करना हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपके मिशन मोड प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। जनरली अभी तक तो 31 ही हैं, बाकी लिस्ट से आगे बढ़ भी सकते हैं ये, तो इनको कहते हैं मिशन मोड प्रोजेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, आई होप ई विज़ भी आपको समझ में आ गया हो। तो ई विज़ कौन सा पोर्टल है? एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे जो लोग भी अपने लिए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको आसानी से इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ इज़ योर G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। अरे यार, इसमें तो हम अभी आपने देखा होगा ना कि अब आपको किसी के पास नहीं जाना होता है। क्या होता था बीच में जब स्कॉलरशिप्स आती थी, सैलरीज आती थी, तो बीच में लोग घपला कर जाते थे, मतलब करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इस फील्ड में, है ना। मिलता ही नहीं था, बेचारे रह जाते थे, अरे आई नहीं, वो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो आज के टाइम में क्या हो गया है कि आपको जाके गवर्नमेंट ने पोर्टल प्रोवाइड किया है, आप अपनी जाके एंट्रीज़ को फिल करिए और आपका जो भी अमाउंट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। बीच में किसी से लेने का और देने का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? ई लर्निंग मेथड्स, ठीक है, और उसके बाद जो हमारी नॉलेज होती है वो सीधे एम्प्लॉयज़ तक ही जाती है। ठीक है, इसमें हमारी ऑनलाइन सैलरीज भी एक एग्जांपल हो गया, आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट हो गया। ठीक है, ये इसके बेसिक एग्जांपल्स। आई होप मैंने आपकी तीनों चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। तो कितने टाइप्स की होती है हमारी ई गवर्नेंस? 4 टाइप की। G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, एंड G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसमें आपको जनरली क्या है याद करना है, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम्पल्स है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंडर कौन सी स्कीम आती है या कौन इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आप इस पर देख सकते हैं, या आपको देखो
क्योंकि ये नया टॉपिक है, ये फर्स्ट टाइम एमपीपीएससी के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया, तो हमें नहीं पता क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। मे बी बहुत बेसिक्स क्वेश्चन आ सकते हैं और मे बी बहुत टफ भी आ सकते हैं। सो अभी तो हमारा वही हाल है कि हमको धुएं में लट्ट फेंकना है, ठीक है। बट एज़ पर माय विज़न मुझे लगता है कि इससे जनरल क्वेश्चन ही पूछ जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस टॉपिक है। तो हमको बेसिकली क्या किस पे फोकस करना है कि एग्जाम्पल से फोकस करना है, स्कीम्स पे फोकस करना है, ठीक है। सो यहाँ तक क्लियर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलो दिस इज़ दी 4 पिलर्स ऑफ ई गवर्नमेंट। जो आपका जनरली ई गवर्नमेंट जो है वो 4 पिलर्स पे बनी हुई, जैसे हमारी कोई भी अगर हम टेंट लगाते तो 4 खंभे होते हैं ना, उस तरीके से जो हमारी ई गवर्नमेंट है वो आपकी 4 लोगों से मिलकर बनी है। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, मतलब जो पहले 4 हैं वो है पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज। ऑब्वियस बात है। चलो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, टेक्नोलॉजी। ऑब्वियस ही बात है, अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो ई गवर्नेंस का कोई फ़ायदा ही नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि चीज़ें हम कहाँ डालेंगे, टेक्नोलॉजी है तभी तो हम उसको लोगों के लिए विजिबल कर पा रहे हैं। हम थोड़ी घर घर किसी के ले जाके फाइल भेजेंगे कि भाई हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो जितने भी घर हैं उन सबको भेजी जाए ताकि वो सब लोग पढ़ें, फिर अपना व्यू फिर हमको दोबारा भेजें, ऐसा कुछ नहीं। तो टेक्नोलॉजी का एक मेजर रोल है कि टेक्नोलॉजी है, हमारे पास सर्विसेज है, हमारे पास इंटरनेट है, कि उसकी हेल्प से गवर्नमेंट और हमारे बीच में ये इंटरेक्शन हो पा रहा है और हमको इसका बेनिफिट मिल पा रहा है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के बाद आता है प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है कि हम एक प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। बिना प्रोसेस के तो कुछ होगा नहीं ना, हमको सबको एक प्रोसेस फॉलो करना है। पहले गवर्नमेंट को क्या करना है, पहले उनको पॉलिसी को फ्रेम करना है, पॉलिसी फ्रेम करने के बाद उनको उसको अप्रूव करवाना है, अप्रूव करवाने के बाद उनको किसी वेबसाइट पे अपना पोर्टल बनाना है और पोर्टल पे उससे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उसको मतलब डालना है, ठीक है। जब वो पूरा डाल देंगे और फिर वो हमारे लिए क्या करेंगे, हमको ऑथेंटिकेट करेंगे कि हम उस पोर्टल को जाके एक्सेस कर पाएँ और उस पोर्टल को जाकर देख पाएँ, ठीक है। तो एक प्रोसेस को फॉलो करना होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ऑब्वियसली बात है, रिसोर्सेज में ऑब्वियसली आता है कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, फ़ोन होगा, तभी तो हम इन चीज़ों को देख पाएंगे। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो कुछ 0 बटे सन्नाटा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो ये हो गए हमारे रिसोर्सेज। अब जब ये चीज़ों को इतना ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियसली बात है कि इसके लिए हमें मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपकी जॉब्स का भी क्रिएशन का एक बड़ा फैक्ट बन जाता है कि ये हमारे लिए बहुत सारी जॉब्स को भी लेकर आएगा, ठीक है। तो और उसके बाद है लोगों। तो ऑब्वियसली बात है कि जब इतनी सारी चीज़ें रहेंगी तो लोगों को इसका फ़ायदा होगा, और फिर अगर फ़ायदा होगा तो वो आपको इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, और अगर उन्हें लग रहा होगा कि नहीं हमारा नुकसान हो रहा है तो वो आपको इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स मैटर करेगा कि आपका कितना, और मतलब कि कोई भी पॉलिसी किस हिसाब से चलेगी और उससे क्या होगा, उसका मतलब आगे फ्यूचर क्या है, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको जितने भी जो 4 पिलर्स हैं उनका पॉइंट क्लियर कर दिया होगा। सी इस पर भी बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आ सकता है कि ई गवर्नमेंट के 4 पिलर्स कौन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से हो सकता है एक ऑप्शन हटा दिया जाए, मतलब 3 दे दें, चौथा कोई और ऑप्शन दे दें कि कौन सा नहीं है, तो आपको उस पर टिक करना पड़ेगा। या हो सकता है आपको कोई 4 ऑप्शन दे जिसमें से एक कोई ये वाला ऑप्शन भी दे दें, तो और बताना हो कि इनमें से कौन सा आपका पिलर है ई गवर्नमेंट का। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इसको भी एक बारी आप रिवाइज़ कर लेना। अब ओके, अब आते हैं हमारे इनिशिएटिव्स की बात। तो ये रहे हमारे इनिशिएटिव्स जो कि हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे, और वो नेक्स्ट मॉड्यूल आपको मिलेगा कल, ठीक है। वो नेक्स्ट मॉड्यूल आपको कल मिलेगा। टिल द टाइम आप इसको रिवाइज़ करिए, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे लेट मी नो, ठीक है। उसके बाद वेट अ सेकेंड, अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ सजेशन के लिए सॉरी ओहो
सजेशंस के लिए, क्वेरीज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए और पीडीएफ्स के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कहाँ पर? इसका जो सेकंड मॉड्यूल है वो कल सुबह आएगा, तो प्लीज़ उस मॉड्यूल को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको कल सुबह जो मेरा सेकेंड वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप इसका सेकेंड पार्ट भी कवर कर पाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हम उसमें इनिशिएटिव्स की और जितने भी डिफरेंट स्कीम्स हों उनकी बात करेंगे। ठीक है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका नॉलेज आर। और अगर कोई भी डाउट हो या कहीं कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप हमें ईमेल कर दीजिएगा, जो कि है हमारा channel studydive@gmail.com। ठीक है। आई होप मैंने आपकी कई हद तक चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। अगर क्लियर कर दी हूँ तो थैंक यू बोल देना और चैनल को लाइक भी कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर नहीं की हो तो कोई बात नहीं, प्लीज़ मुझे मेल कर देना, तो जो भी चीज़ें मिस हो गई होंगी वो मैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में इंट्रोड्यूस कर लूँगी। और हाँ, इतना ही कर लूँगी बस। ओके, ठीक है। सो टिल द टाइम, गुड नाइट एवरीवन एंड बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड। चलो बाय बाय।